नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैप्पी लाइफ चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो में से एक है। वो बताता क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी जो अपनी शेयर होल्डर इक्विटी पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ROE इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड शेयर होल्डर इक्विटी। नेट इनकम या जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं वो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट से ही आता है, और शेयर होल्डर इक्विटी या जिसे हम टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स कहते हैं वो कंपनी का बैलेंस शीट से ही आता है। यहाँ हमको नेट इनकम तो समझ में आ गया, जो इनकम स्टेटमेंट से ही आता है, लेकिन यहाँ शेयर होल्डर इक्विटी अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। हम उसको थोड़ा क्लियर में जानेंगे कि शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालेंगे, हम कंपनी का बैलेंस शीट में जाएंगे और वहाँ जाके शेयर होल्डर इक्विटी या जिसे हम टोटल शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं उसमें से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग और एंडिंग को लेने का है। जैसे यहाँ ओपनिंग टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस क्लोजिंग टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड 2। दोस्तों, यहाँ हमें एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर होल्डर इक्विटी को लेंगे। कंपनी का 2021 में टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है या टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स है 47,434 करोड़ प्लस क्लोजिंग टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स है 8,031 करोड़ डिवाइडेड 2 इक्वल टू 27,732 करोड़, और कंपनी का नेट प्रॉफिट है 7,995 करोड़। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आएगा? ROE इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड शेयर होल्डर इक्विटी, या 7,995 करोड़ डिवाइडेड 27,732 करोड़ इक्वल टू 28.8%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 28.8%। इस तरह दोस्तों, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़े बड़ी आसानी से। इस तरह का एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए बड़ी आसानी होगा। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने से पहले नेट मार्जिन और ROE ये दोनों का अंतर जानना जरूरी है। नेट मार्जिन हमेशा ये बताता है कि जब आप कोई सामान खरीद रही हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बॉल लिया गया है, आपने ये बॉल को खरीदे कितने पे था और उसको बेचने पर खर्चा यानी एक्सपेंसिव कितना आया, और आपने इस बॉल को कितने प्रॉफिट पर बेचा। साल भर आपने जितने बार बेचेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो सब कुछ करने के बाद साल के शुरुआत में आपने उस बिजनेस पर कितने पैसे लगाए थे, और साल की अंत में उस पैसे से आपने कितने पैसा कमाए, वो ROE बताता है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आइए इसको एक एग्जाम्पल में जानेंगे। दोस्तों, मान लीजिए दोनों दुकान है, दुकान A और दुकान B। दोनों दुकान ने 50-50 बॉल बाई किए सेल करने के लिए। बॉल का बाइंग प्राइस खरीदे थे 20 रुपये पे। उस तरह 50 × 20 इक्वल टू 1,000 रुपया इक्विटी लेकर दोनों ने बॉल खरीदे बेचने के लिए। दुकान A ने उसका बॉल का सेलिंग प्राइस रखा था 25 रुपया, और वो खरीदे कितने पे था? उसका कॉस्ट प्राइस था 20 रुपया। तो उस तरह दिन भर उन्होंने पूरी 50 बॉल बेच दी, और एक बॉल पे वो 5 रुपया कमा रहा था, यानी 50 × 5 इक्वल टू 250 रुपया हो गया उसका नेट प्रॉफिट। तो हम उसका ROE निकालेंगे। तो ROE कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल इक्विटी, या 250 डिवाइडेड 1000 इक्वल टू 0.25, जो परसेंट के हिसाब से 25% होता है। तो यहाँ दुकान A का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 25%।
और यहाँ दुकान बी ने उसका बॉल का सेलिंग प्राइस रखा था 22 रुपया और उन्होंने खरीदे कितने पे था, उसका कॉस्ट प्राइस था 20 रुपया। तो दोस्तों बताइए दोनों दुकान से किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। मैं कहूँगी कि जो सस्ती बॉल बेच रहा था उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। कैसे, देखिए दुकान ए ने जहाँ दिन भर 50 बॉल बेच दिया, वहाँ दुकान बी ने दिन भर 200 बॉल बेच दिया। तो दोस्तों आप बोलेंगे ऐसे कैसे होगा। देखिए दोनों दुकान का बॉल सेम क्वालिटी था और दुकान बी ने सस्ता बॉल बेचने के कारण उसका 50 बॉल जल्दी ही बिक गया, तो उन्होंने उसी पैसा से और 50 बॉल ले आए, फिर वो कुछ ही घंटे में बिक गए, फिर उसी पैसे से और 50 बॉल ले आए। इस तरह उन्होंने 200 बॉल बड़ी आसानी से दिन भर बेच दिए। और दुकान बी ने एक बार बॉल पर 2 रुपया कमा रहा था, तो उसका 200 इंटू 2 इजकल टू 400 रुपया हो गया उसका नेट प्रॉफिट। तो उसका ROI निकालेंगे कैसे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल इक्विटी, या 400 डिवाइडेड 1000 इजकल टू 0.4, जो परसेंट के हिसाब से 40% होता है। तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया, 40%। जहाँ दुकान ए का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 25%, वहाँ दुकान बी का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 40%। देखिए दोस्तों दोनों दुकान ने 1000 रुपया लिए थे। जहाँ दुकान ए ने उसका 1000 रुपया पे सिर्फ 250 रुपया प्रॉफिट कमा पाया, वहाँ दुकान बी ने उसका 1000 रुपया से 400 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी व्यापार का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट को महंगे से महंगे प्राइस पर बेचना, लेकिन हर व्यापार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि थोड़ा पैसा लगा कि उस पैसे से कैसे ज़्यादा पैसा कमाना। तो वो कैसे होगा, जब दुकान ने ज़्यादा सामान बेचेगा और नहीं तो ज़्यादा महंगे पर बेचेगा। लेकिन सबसे अच्छा है दोस्तों जब दुकान ज़्यादा सामान बेचेगा, भले ही सस्ता बेचेगा ताकि कस्टमर ज़्यादा खरीदेगा और बार बार खरीदेगा। यहाँ दुकान का मार्जिन हो सकता है कम, लेकिन ROI बहुत अच्छा आएगा, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा आएगा। और ये बहुत ज़रूरी इशू है जब आप कोई कंपनी को एनालाइज कर रहे होते। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, मिनिमम 15%। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 15% होना चाहिए। और किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा देख के खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए कि कंपनी कहीं डेट तो नहीं ले रखा है, क्योंकि कुछ कंपनियां रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने के लिए डेट ले लेती है, यानी कर्जा ले लेती है। तो वहाँ हमें सावधानी होना चाहिए कि कहीं कंपनी के ऊपर डेट तो नहीं है, और डेट लेके कैसे ROI बढ़ाया जाता है आइए जानेंगे। दोस्तों मान लीजिए ये दोनों कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों कंपनी का टोटल एसेट्स है 1-1 लाख रुपया, और दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट है 20-20 हज़ार रुपया। यहाँ कंपनी ए का टोटल एसेट्स 1 लाख रुपया सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी से बना हुआ है, और कंपनी बी का टोटल एसेट्स 1 लाख रुपया से शेयर होल्डर इक्विटी 50,000 है और डेट यानी कर्जा 50,000 है। यहाँ कंपनी बी को 50,000 डेट पर इंटरेस्ट रेट 10% पे करना पड़ेगा, जो होता है 5,000 रुपया। तो यहाँ कंपनी बी का नेट प्रॉफिट 20,000 से इंटरेस्ट रेट माइनस 5,000 हो जाएगा, तो कंपनी बी का नेट प्रॉफिट आएगा 15,000 रुपया। तो दोस्तों किसका नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, आप बोलेंगे कंपनी ए का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कंपनी ए का शेयर होल्डर इक्विटी 1 लाख पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया हुआ है 20,000 रुपया, और यहाँ कंपनी बी का शेयर होल्डर इक्विटी सिर्फ 50,000 पर कंपनी ने 15,000 नेट प्रॉफिट कमाया हुआ है, क्योंकि बाकी 50,000 का 10% इंटरेस्ट रेट 5,000 रुपया कंपनी ने दे दिया, वो तो चला गया। तो यहाँ दोनों कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आएगा,
ROE इजकल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड शेयर होल्डर इक्विटी, या 20,000 डिवाइडेड 1 लाख इजकल टू 20%। यहाँ कंपनी ए का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 20% और कंपनी बी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आएगा, ROE इजकल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड शेयर होल्डर इक्विटी, या 15,000 डिवाइडेड 50,000 इजकल टू 30%। कंपनी बी का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 30%। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ कंपनी बी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया। तो कर्जा लेके कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाया जाता है, और ये कई सारी कंपनियां करते भी है। यहाँ दोनों कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। मान लीजिए किसी भी कारण की वजह से कंपनी में स्लो डाउन आ गया और सेल्स ग्रोथ कम हो गया और कुछ साल तक कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हुआ। यहाँ कंपनी ए का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर को बोनस डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, वो तो चलेगा। लेकिन यहाँ कंपनी बी, उसका प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को उसका कर्जा का इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा। और इस तरह कंपनी 4-5 साल तक कर्जा वापस करने के लिए पैसा नहीं होगा तो कंपनी डूबने का चांस दोस्तों ज़्यादा है। और यहाँ कंपनी बी का ROE 30% होते हुए भी कंपनी वीकनेस है, जहाँ कंपनी ए का ROE कंपनी बी से कम है, यानी 20% होते हुए भी कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों हमको किसी भी कंपनी में तभी प्रॉफिट होगा जब कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाएगा और कमाते जाएगा। और उस तरह कंपनी को पहचानने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा बहुत मदद करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह का दूसरा कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।